तो आज के इस वीडियो में हम ऑपरेशनल एस्पेक्ट्स ऑफ लोन अकाउंट्स के बारे में एक अलग पार्ट में बात करने वाले हैं एंड ये वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। इस वीडियो को एंड तक जरूर गो थ्रू करना। लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी रिलेटेड टू डिफरेंट टाइप ऑफ लोन अकाउंट्स, चाहे वो फंड बेस्ड फैसिलिटीज थी, चाहे नॉन फंड बेस्ड फैसिलिटीज थी, चाहे टर्म लोन थे, सीसी लिमिट थी। एवरीथिंग वी हैव कवर्ड सो फार इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फ्रॉम द जेईई 2024 पॉइंट ऑफ व्यू। सो कीप वॉचिंग दिस पर्टिकुलर वीडियोस एंड अगर आप चाहते हैं कि आपको जेईई की सभी वीडियोस मिल जाएं तो आपको स्क्रीन पर दिए गए इस नंबर के ऊपर जेएआईबी पीडीएफ लिख करके व्हाट्सएप कर देना एंड यू विल बी गेटिंग ऑल द पीडीएफ फाइल्स फॉर फ्री ऑफ कॉस्ट। और अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन आइकन को भी क्लिक कर देना ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें आपको उसका नोटिफिकेशन जरूर मिल पाए। तो चलिए बिना वक्त गवाए हो चलते हैं हमारी मेन स्ट्रीम वीडियो के ऊपर एंड इट्स रिलेटेड टू नाउ द एडवांसेस अगेंस्ट द गुड्स एंड वेयर हाउस रिसिप्ट्स ओवर देयर। तो सिंपल सी बात आपको समझा देता हूं कि जो आपके पास गुड्स होते हैं, गुड्स का मतलब है जो भी आपके पास सामान है, आप उसके अगेंस्ट यहां पर लोन ले सकते हैं। इसी तरह से वेयर हाउस रिसिप्ट होता है। जैसे कि आपके पास एक गडाउन है, उस गडाउन के अंदर आपका सामान रखा हुआ है, तो उस गडाउन के वाला जो पर्सन होता है वो आपको एक रिसिप्ट देता है जिसको हम वेयर हाउस रिसिप्ट कहते हैं एंड इसको हम एनडब्ल्यूआर भी कहते हैं, यानी कि नेगोशिएबल वेयर हाउस रिसिप्ट भी कहते हैं। अब इस रिसिप्ट का बेसिक पर्पस ये होता है कि ये रिसिप्ट ये शोकेस करती है कि उस वेयर हाउस में इतना सामान पड़ा है। और जब इस आप रिसिप्ट को लेकर के अपने बैंक के पास जाते हैं तो आपका बैंक जो है वो इस रिसिप्ट के बदले में आपको फर्दर आगे लेंडिंग कर सकता है और आपको पैसा मिल जाता है एंड दैट्स द मेन थिंग रिलेटेड टू दिस पर्टिकुलर पर्पस। अब ये जो आर्टिकल्स होते हैं ये पेरिशेबल नहीं होने चाहिए, यानी कि ऐसा ना हो कि ये समय के साथ खराब हो जाए एंड फर्दर इसमें डिटोरेशन भी नहीं होने चाहिए एंड इजीली मार्केटेबल होना चाहिए। जब भी देखो हम गुड्स के अगेंस्ट लोन सैंक्शन करते हैं बैंक में तो हमें ये ध्यान रखना होता है कि पेरिशेबल ना हो। ऐसा ना हो कि आज सुबह हो और कल शाम को खराब हो जाए, तो ऐसी गुड्स के अगेंस्ट आपने लेंडिंग नहीं करनी है। और साथ के साथ मार्केटेबिलिटी का ध्यान रखना है कि इजीली मार्केटेबल हो, यानी कि आप उनको मार्केट में जाकर के सेल कर पाए एंड अनरिस्ट्रिक्टेड मार्केट एक्सेस उनके पास अवेलेबल हो एंड फर्दर उनके डे टू डे प्राइसेस में ज्यादा वॉलिटिलिटी भी नहीं होनी चाहिए, उसमें आपके पास स्टेबिलिटी होनी चाहिए एंड साथ के साथ जो प्राइसेस हैं वो आप असर्टन कर सकते हो, ऐसे आपके पास चीजें होनी चाहिए। जो चार्ज इस तरह की गुड्स के ऊपर क्रिएट होता है या तो वो प्लेज का चार्ज क्रिएट होता है या फिर हाइपोथिकेशन का चार्ज क्रिएट होता है। देखो प्लेज के केस में जो पोजेशन होता है वो रहता है किसके पास, वो पास रहता है लेंडर के, यानी कि लेंडर के पास पोजेशन रहता है। जबकि इन केस ऑफ हाइपोथिकेशन जिसको सेक्शन 2N ऑफ द सरफेस एक्ट में डिफाइन किया गया, इसमें बोरोर के पास रहता है, क्या रहता है, बोरोर के पास पोजेशन रहता है। ठीक है, चार्ज जो रहेगा, ऑनरशिप रहेगा, वो भी इसके पास रहेगा, बोरोर के पास रहेगा और साथ ही साथ जो पोजेशन है वो भी बोरोर के पास ही रहता है। एंड फर्दर इट्स रिलेटेड कि गुड्स जो होती हैं विच आर नॉट द सोल प्रॉपर्टी ऑफ द बोरोर शुड नॉट बी एक्सेप्टेड एज सिक्योरिटी। कहने का मतलब है कि अगर ए ने लोन लेना है और ए के पास कोई गुड्स थी लेकिन वो गुड्स ए को बिलोंग नहीं करती थी, तो इन गुड्स के अगेंस्ट आप वेयर हाउस रिसिप्ट शो करके लोन नहीं ले सकते। तो बैंक को इस चीज को यकीनी बनाना है कि जिन गुड्स के अगेंस्ट वो लोन देने वाला है उसके ऊपर वो बोरोर की जो पर्टिकुलर ओनरशिप है उसको असर्टेन कर पाए एंड फर्दर सिर्फ और सिर्फ उन्हीं गुड्स के अगेंस्ट यहां पर बैंक लोन दे सकता है जिनके लिए ऑलरेडी पेमेंट पूरी की पूरी हो चुकी है। ये ना हो कि पर्सन ए ने उधार के ऊपर सामान लिया था, किसके ऊपर सामान लिया था, उधार के ऊपर सामान ले लिया, उसे वेयर हाउस में रख दिया एंड फर्दर उसके अगेंस्ट फर्दर लोन ले लिया, तो ये भी चीज अलाउड नहीं है। एंड फर्दर जो भी आप प्लेज करेंगे गुड्स को या हाइपोथिकेशन का चार्ज क्रिएट करेंगे, आपको प्रॉपर इंश्योरेंस करवानी है वहां पर फायर की, बर्गलरी की, ताकि ये ना हो कि कल को कोई चोरी डकैती हो जाए या फिर आग लग जाए एंड फर्दर आपको दिक्कत आ जाए। एंड सिर्फ और सिर्फ नेगोशिएबल रिसिप्ट्स के अगेंस्ट ही आप ऐसा लोन दे सकते हैं, जैसे मैंने बताया कि इनको एनडब्ल्यूआर यानी कि नेगोशिएबल वेयर हाउस रिसिप्ट के नाम से भी जाना जाता है। और फिर बात आती है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में, दैट्स एक्चुअली रिलेटेड टू द सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल, जिसको हम एससीसी कहते हैं, यानी कि सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल कहते हैं। अब मेन पर्पस क्या होता है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया चाहता है कि जहां कहीं पॉसिबल हो और जहां कहीं कमोडिटी काफी ज्यादा इसेंशियल कमोडिटी है और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नहीं चाहता कि बैंक अपनी मनमर्जी के साथ लेंडिंग करे, तो वहां पर आरबीआई रिस्ट्रिक्शन लगा सकता है इंटरेस्ट रेट के ऊपर, मार्जिन के ऊपर एंड फर्दर लोन उसके अगेंस्ट देना चाहिए नहीं देना चाहिए उनके ऊपर भी रिस्ट्रिक्शन लगाई जा सकती है। इसी को सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल के ऊपर कहा जाता है। क्या मेन पर्पस होता है कि इसकी कालाबाजारी ना हो एंड रिस्ट्रिक्टिव प्रैक्टिसेस ना हो, इन चीजों के रिलेटेड कहा जाता है, राइट। तो कौन कौन से मेथड टूल्स होते हैं, यानी कि बोरोइंग को ज्यादा
कॉस्टली बना करके, लेट्स से द केस की गवर्नमेंट चाहती है या फिर आरबीआई चाहती है कि शुगर को लेकर के ज्यादा पैसा उधार पर ना दिया जाए, ठीक है। तो आरबीआई क्या करेगा, इसके रिलेटेड जो लोन होंगे उनके ऊपर इंटरेस्ट रेट कह देगा कि इतना ज्यादा चार्ज किया जाए कि कम से कम लोग इसके रिलेटेड लोन जो होंगे वो लेंगे। या फिर स्ट्रिंजेंट कंडीशंस लगाई जा सकती हैं, या फिर जो पर्टिकुलर किसी पर्पस के लिए आप लोन देना चाहते हो तो वहां पर कंसेशंस भी दी जा सकते हैं। जैसे कि अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल के केस में, सोलर पैनल्स के केस में 3 किलोवाट तक का जो सोलर पैनल होता है वहां पर सब्सिडी दी जा रही है, ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट चाहती है, आरबीआई चाहता है कि उस पर्टिकुलर सेक्टर में पैसा मिले, बैंक उसमें लोन दे और लोग उसमें पैसा लें, राइट। अब इसमें अलग अलग चीजें होती हैं, आप या तो मार्जिन को कम ज्यादा कर सकते हो या फिर आप इंटरेस्ट रेट को कम ज्यादा कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से आप डिफरेंट टूल्स का इस्तेमाल कर सकते हो, जिसके साथ पर्टिकुलरली क्या होगा कि आप क्रेडिट कंट्रोल कर पाएंगे। दैट्स द मेन थिंग रिलेटेड टू द सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल, राइट। फिर बात आती है गोल्ड लोन के बारे में। गोल्ड लोन का मतलब क्या होता है कि आप अपने जो भी जवाहरात है, ज्वेलरी है, आप उनको रख देते हो बैंक के पास एंड बैंक से उसके बदले में पैसा ले लेते हो। तो इसके केस में कौन सा चार्ज क्रेडिट होगा, प्लेज का चार्ज क्रेडिट होगा कि हाइपोथिकेशन का चार्ज क्रेडिट होगा। अब जहां पर जो पोजेशन है प्रॉपर्टी का वो आप लेंडर को दे रहे हो, वहां पर कौन सा चार्ज क्रेडिट होता है, इट्स अ चार्ज ऑफ प्लेज। आप प्लेज का चार्ज जो है वो क्रिएट करते हो। तो गोल्ड के केस में भी प्लेज का चार्ज क्रिएट किया जाता है। जो बैंक्स हैं वो गोल्ड ऑर्नामेंट्स के अगेंस्ट, ज्वेलरी के अगेंस्ट एंड स्पेशली मिंटेड जो गोल्ड कॉइन्स होते हैं जिनका वेट 50 ग्राम होता है, उससे ज्यादा नहीं हो सकता, लेकिन प्राइमरी गोल्ड के अगेंस्ट आप लेंडिंग नहीं कर सकते, इस चीज का ध्यान रखेंगे, राइट। तो गोल्ड कॉइन के अगेंस्ट जिनका वेट 50 ग्राम से ज्यादा नहीं हो सकता, वहां पर लेंडिंग की जा सकती है। ज्वेलरी के अगेंस्ट कर सकते हो, ऑर्नामेंट के अगेंस्ट कर सकते हो, राइट। एंड बैंक्स की अपनी अपनी पॉलिसी होती है इस पर्टिकुलर रिगार्ड में। ऑनरशिप जो होती है वो तो किसके पास रहेगी, ऑनरशिप रहेगी बोरोर के पास ही, लेकिन पोजेशन किसके पास रहेगा, बैंक के पास रहेगा। अब इसके केस में एलटीवी रेशियो जो होती है, एलटीवी यानी कि लोन टू वैल्यू रेशियो। लोन टू वैल्यू रेशियो का मतलब क्या है कि जो गोल्ड रखा गया है उसकी वैल्यू है लेट्स से 1 लाख रुपए। आप बेसिकली 4 कैरेट गोल्ड होता है ना, 22 कैरेट गोल्ड होता है, इब्जा की रेट के हिसाब से उसको कैलकुलेट करते हो, ठीक है। यानी कि इंडियन बुलियन जो आपके पास ज्वेलर्स एसोसिएशन है उसके हिसाब से 22 कैरेट गोल्ड को असर्टन करते हो। एंड फर्दर लेट्स से 1 लाख की उसकी वैल्यू निकल के आई कि हाँ इसकी वैल्यू जो गोल्ड की है वो 1 लाख रुपए की है, तो बैंक उसके अगेंस्ट मैक्सिमम कितना लोन दे सकता है, बैंक उसके अगेंस्ट मैक्सिमम 90,000 का लोन दे सकता है। तो ये पर्टिकुलरली एलटीवी रेशियो क्या होगी, 90% होगी। तो मैक्सिमम एलटीवी जो अलाउ किया गया है इस सिनेरियो में वो कितना अलाउ किया गया, इट इज अलाउड टू बी 90%, उसे 90% अलाउ किया गया। एंड लोन एग्रीकल्चर पर्पस के लिए भी दिया जा सकता है, नॉन एग्रीकल्चर पर्पस के लिए भी दिया जा सकता है। यानी कि अगर किसान भाई भी आता है, कोई फार्मर भी आता है, तो अपने गोल्ड ऑर्नामेंट्स को रख करके एग्रीकल्चर लोन भी ले सकता है। अब एग्रीकल्चर लोन के केस में क्या होता है, हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट्स होंगे या ईयरली इंस्टॉलमेंट होंगी। अगर वो पर्टिकुलरली अगर क्रॉप जो है लॉन्ग सीजन क्रॉप है तो 1 साल की भी हो सकती है, अगर शॉर्ट सीजन क्रॉप है तो हाफ ईयर इंस्टॉलमेंट भी हो सकती है, राइट। तो वैल्यूएशन ऑफ गोल्ड इंस्ट्रूमेंट होता है जो बैंक का अपना पर्टिकुलर जो वैल्यूर होता है वो एक सर्टिफिकेट बना के देता है रिलेटेड टू कंटेंट, रिलेटेड टू प्योरिटी, वेटेज ऑफ गोल्ड, उसके बेस पर लेंडिंग की जाती है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि गोल्ड प्राइस को सर्टन करने के लिए इब्जा के द्वारा, इब्जा यानी कि इंडियन बुलियन ज्वेलर्स एसोसिएशन के द्वारा रेट दिया जाता है पिछले 30 दिनों का, 22 कैरेट का गोल्ड का एवरेज रेट दिया जाता है, उसके हिसाब से आप उसकी वैल्यूएशन करते हैं। एंड मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लोन जो होता है वो बैंक की अपनी इंटरनल पॉलिसी के हिसाब से होता है। अगर कस्टडी की बात करें तो वो बैंक की कस्टडी में ही रहते हैं एंड फर्दर बिलोंगिंग टू ईच पर्टिकुलर बोरोअर, उनको इकट्ठे रखा जाता है, उनकी डिस्क्रिप्शन लिखी जाती है, अकाउंट नंबर लिखा जाता है, नेम ऑफ पार्टी लिखा जाता है एंड फॉर द अलग स्मॉल क्लोथ बैग्स में उनको रखा जाता है और ज्वाइंट कस्टडी में रखा जाएगा। यानी कि कम से कम 2 पर्सन होंगे जो उस पर्टिकुलर अलमीरा को, कैबिनेट को इस्तेमाल करते हैं, राइट। और रीपेमेंट जो होती है वो 12 महीने से ज्यादा नहीं चाहिए। उसके बाद इसका क्या होता है, पर्टिकुलरली इसका रिन्यूअल होता है। अगर 12 महीने से ज्यादा का देते हो तो 12 महीने के बाद आप रिन्यूअल कर देते हो उस पर्टिकुलर लोन का। और जब आप रीपेमेंट कर देते हो तो बैंक यहाँ पर नो ड्यू सर्टिफिकेट यानी कि एनडीसी या एनओसी जिसको हम कहते हैं वो प्रोवाइड करता है, और साथ के साथ जो गोल्ड होता है उसको रिटर्न कर देता है। लेकिन अगर बैंक चाहे तो, अगर बैंक चाहे तो उसके केस में जो बैंक है, अगर मान लो कि अगर पर्सन ए को लोन दिया गया था, उसकी सीसी लिमिट भी चल रही थी, टर्म लोन भी चल रहा था और उसको गोल्ड लोन भी दिया गया था। अब सीसी लिमिट लेट से रेगुलर चल रही थी, बिल्कुल सही चल रही थी, लेकिन देयर वाज ओवर ड्यू अमाउंट ऑफ 50,000 रुपीज इन द टर्म लोन।
गोल्ड लोन को पर्सन ने बंद करवा दिया, तो बैंक जो है अपना जनरल लियन का राइट एग्जीक्यूट करते हुए इस गोल्ड को अपने पास आगे रखना कंटिन्यू कर सकता है जब तक टर्म लोन का जो अमाउंट है वो वापस नहीं कर दिया जाता। ठीक है, तो ये चीज यहां पर की जा सकती है। राइट, चलो अभी चलते हैं आगे। जो है हमारा पॉइंट रिलेटेड टू एजुकेशन। अब एजुकेशन लोन जो एजुकेशन के पर्पस के लिए दिया जाता है, यानी कि फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जाती है पुअर एंड नीडी पर्सन को, ताकि वो बेसिक एजुकेशन, हायर एजुकेशन ले पाए, इंडिया में भी अब्रॉड में भी। 20 लाख तक का जो कोई भी लोन दिया जाता है, 20 लाख तक का जो कोई भी लोन दिया जाता है उसको पीएसएल यानी कि प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में शामिल किया जाता है। राइट, ये चीज होगी है। अब यहां पर इंडिया में पढ़ने के लिए, बाहर पढ़ने के लिए लैंड यहां पर लैंडिंग की जा सकती है। जो स्टूडेंट होना चाहिए वो इंडियन नेशनैलिटी का होना चाहिए। डिफरेंट कोर्सेज है जिसके लिए लैंडिंग की जा सकती है। अब इनको यहां पर रट्टा मारने की कोई जरूरत नहीं है। सिंपली ये याद रखो कि किसी भी रेप्यूटेड फॉरेन यूनिवर्सिटी में, इंडियन यूनिवर्सिटी में आपको अगर पढ़ाई करनी है तो उसके लिए एजुकेशन लोन मिल सकता है। अब इसमें आपकी ट्यूशन फी, हॉस्टल के एक्सपेंसेस, लाइब्रेरी के एक्सपेंसेस, आपने बुक्स परचेज करनी है, कंप्यूटर परचेज करना है, वगैरह वगैरह, आपने यहाँ पर स्टडी टूर पे जाना है, वो सभी चीजें यहाँ पर कवर की जाती हैं, वो सभी इसमें कवर होती हैं। और इसके बेस पर एक बहुत अच्छी केस स्टडी वीडियो है, एजुकेशन लोन के ऊपर बेस्ड एक बहुत अच्छी केस स्टडी वीडियो है, तो आप एक बार उसको भी जरूर गो थ्रू कर लें। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, वो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेगी। एंड 4 लाख तक अगर कोई लोन आप दे रहे हो, ठीक है, तो वहां पर कोई मार्जिन नहीं होगा, यानी कि आप स्टूडेंट को अपनी तरफ से कोई भी पैसा नहीं देना पड़ेगा। अगर 4 लाख से ज्यादा का है लोन अमाउंट है तो इंग्लैंड यानी कि इंडिया में अगर स्टडी कर रहा है तो 5% का मार्जिन रहेगा। और अगर 4 लाख से ज्यादा का अमाउंट है और उसके केस में बाहर पढ़ाई कर रहे हैं तो 15% का मार्जिन रहेगा। और मार्जिन जो लाया जाएगा स्टूडेंट के द्वारा वो ईयर टू ईयर बेसिस पर होगा, यानी कि जब भी डिसबर्समेंट की जाएगी, अगर 2 लाख की डिसबर्समेंट की जा रही है और इंडिया में पढ़ने वाला 4 लाख से ज्यादा अमाउंट है, तो 2 लाख इंटू 5% करके आप निकाल लोगे कि कितना उसका मार्जिन अमाउंट बनता है, वो साथ के साथ पे कर देगा। एंड कलेक्टिव अमाउंट किसको पे किया जाएगा? यूनिवर्सिटी को पे किया जाएगा। ये स्टूडेंट के खाते में नहीं जाता पैसा, ये यूनिवर्सिटी को डायरेक्टली पेमेंट की जाती है यहाँ पर। राइट, ये चीज क्लियर होगी है। और अगर हम सिक्योरिटी की बात करें तो देखो, अगर तो 4 लाख तक का लोन है तो कोई भी सिक्योरिटी की जरूरत नहीं है, तो कोई भी सिक्योरिटी की जरूरत नहीं है। लेकिन इन केस अगर 4 लाख से 7.5 लाख तक का अमाउंट है तो वहां पर सूटेबल थर्ड पार्टी गारंटी ली जा सकती है। और अगर 7.5 लाख से ज्यादा का अमाउंट है तो वहां पर कोलेटरल सिक्योरिटी बैंक के द्वारा मांगी जाएगी, लेकिन नो कोलेटरल विल बी इंसिस्टेड अपॉन। जहां पर आपको सीजीडी एमएससी वगैरह में कवर मिल रहा है ना, वहां पर कोई भी सिक्योरिटी के लिए आप इंसिस्ट नहीं कर सकते, वहां पर वो कवर जो होगा वो काफी रहेगा। एंड जो डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूशन है वो स्टूडेंट एंड उनके जो पेरेंट या गार्डियन है वो सभी मिलकर के डॉक्यूमेंट्स को एग्जीक्यूट करेंगे। एंड फर्दर जो सबसे नियरेस्ट ब्रांच होगी वो एजुकेशन लोन को सैंक्शन करेगी। और एजुकेशन लोन डिसबर्समेंट कब होती है? स्टेजेस में होती है। अगर रीपेमेंट हॉलीडे की बात करें तो जब जब तक आपका कोर्स चल रहा है, लेट्स से बीटेक करने वाला है कोई पर्सन, बीटेक का कोर्स होता है 4 साल का, तो 4 साल प्लस 1 साल यानी कि टोटल 5 साल तक कोई भी रीपेमेंट नहीं रहेगी। या फिर 4 साल के बाद अगर जॉब लग जाती है तो जॉब लगने के 6 महीने के अंदर अंदर विच सो एवर इज अर्लियर, तो पर्सन को उसके हिसाब से रीपेमेंट स्टार्ट करनी पड़ेगी, बट नॉट बेसिकली अर्लियर देन दैट। ठीक है, तो अगर पहले आप करना चाहते हो तो ठीक है कर दो, लेकिन मैंडेटरी नहीं है। एंड जिस टाइम पीरियड के दौरान आपको कहा जाता है कि आपके लिए कोई वो नहीं है, मैंडेटरी नहीं कि आपको पे करना पड़ेगा, उसको हम क्या कहते हैं? वी से इट टू बी रीपेमेंट हॉलीडे। इसको हम रीपेमेंट हॉलीडे कहते हैं। अब इसके दौरान इंटरेस्ट तो चार्ज होता ही होता है। कई बार ना ये मन में मंशा रह जाती है कि रीपेमेंट हॉलीडे के दौरान इंटरेस्ट लगेगा। बिल्कुल लगेगा, इंटरेस्ट तो लगेगा ही लगेगा ना। आपको पेमेंट बाद में करनी है लेकिन इंटरेस्ट तो लगेगा लगेगा, और सिंपल इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है। और अगर आप टाइम से पहले पहले यानी कि जब आपका अभी इंटरेस्ट हॉलीडे चल रहा है, आपका मॉरिटोरियम चल रहा है, उसके दौरान भी आप रीपेमेंट करते हो तो आपको कंसेशन भी दे दिया जा सकता है। राइट, तो उसके लिए आपको कंसेशन मिल सकता है। ये आपको यहां पॉइंट लिखा गया है कि कंसेशन जो है वो दिया जा सकता है अगर इस चीज को कंसीडर किया जाए एज पर आईबीए स्कीम। ये बेसिकली आईबीए की स्कीम के हिसाब से होगा, मॉडल जो आईबीए की एजुकेशन लोन की स्कीम है उसके हिसाब से। राइट, एंड फर्दर अब एक चीज को समझो, यहां पर लेट्स से द केस की यहां पर एक सिंपल सा पॉइंट समझते हैं। 4 साल का केस था एंड पर्सन ने जो लोन लिया वो 10 लाख का लोन लिया। कितना लिया? 10 लाख का टोटल लोन लिया गया था। अब 4 साल के टाइम पीरियड के दौरान, ड्यूरिंग द 4 ईयर पीरियड, यहां पर जो टोटल इंटरेस्ट चार्ज हो गया, लेट्स से 4 लाख का इंटरेस्ट जुड़ गया। ठीक है, तो अब ये जब 4 साल कंप्लीट हो जाएंगे, यानी कि 4 साल प्लस 1 ईयर जो मॉरिटोरियम दिया गया, यानी कि 5 साल जब कंप्लीट हो गए, तो ये जो प्रिंसिपल अमाउंट था 10 लाख प्लस जो भी इंटरेस्ट अमाउंट था, इस केस में 4 लाख हम कंसीडर कर रहे हैं, ये सारा इकट्ठा कर लिया जाएगा।
एंड ये 14 लाख के हिसाब से जो आपके पास इंस्टॉलमेंट बनेगी वो इसके हिसाब से बनेगी, यानी कि ईएमआई जो बनेगी अब वो इसके हिसाब से बनने वाली, इस अमाउंट के हिसाब से यहां पर बनाई जाएगी। इज दैट क्लियर? ये चीज यहां पर क्लियर होगी। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, देखो मैं आपको इसलिए बता रहा हूं। और फर्दर एजुकेशन लोन के केस में कोई भी प्रोसेसिंग फीस नहीं रहेगी, कोई भी अपफ्रंट चार्जेस नहीं रहेंगे, इस चीज का आपने ध्यान रखना है। एंड फर्दर जो आपके पास रीपेमेंट पीरियड होता है वो 15 साल का मैक्सिमम होता है, यानी कि आपने 15 साल का रीपेमेंट पीरियड दे दिया, ठीक है, प्लस मॉरिटोरियम दे रहे हो तो उसके हिसाब से ये पीरियड आगे पीछे हो सकता है। जैसे अगर बीटा के केस में तो 15+5 हो जाएगा, अगर नॉर्मल है तो उसके केस में रहेगा, राइट। एंड फर्दर जो फॉलोअप होता है वो यहां पर ब्रांच को किसके पास लेना पड़ेगा? यूनिवर्सिटी के पास लेना पड़ेगा, आपको कॉलेज के पास लेना पड़ेगा, आपको पर्टिकुलरली प्रोग्रेस रिपोर्ट लेनी पड़ेगी रेगुलर इंटरवल के ऊपर जिन्होंने लोन लिया उसके साथ रिलेटेड। एंड डिस्पोजल की बात करें तो आपको 15 दिन से लेकर के 1 महीने के अंदर अंदर एप्लीकेशन को डिस्पोज ऑफ कर देना है, इस चीज का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। दोबारा से कह दे रहा हूं, उसके साथ रिलेटेड केस स्टडी है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको लिंक चाहिए तो जेएआईबी केस स्टडी चाहे लिख करके, जेआईबी केस स्टडी लिख करके व्हाट्सएप कर दो टू द नंबर 9646900030 के ऊपर। यू विल बी गेटिंग लिंक ऑफ ऑल द केस स्टडीज ओवर देयर, सभी के सभी वीडियोस के आपको लिंक्स मिल जाएंगे, राइट। चलो आगे चलते हैं। अभी अभी बात आती है रिलेटेड टू होम लोन्स, ठीक है। होम लोन क्या होता है? आपने घर बनाना, इंडिविजुअल बंदे ने घर बनाना है या बनाया बनाया घर लेना है उसके लिए, या फिर ये भी तो हो सकता है कि आपने पहले प्लॉट परचेज किया उसके बाद उसके ऊपर आपने हाउस बिल्ड करना हो, इसके लिए भी हो सकता है। या फिर हो सकता है कि आपने रेनोवेशन पर्पज के लिए भी लोन लेना है, डैमेज की जो डैमेज आपका घर है उसकी रिपेयर करवानी है। एंड फर्दर लोन जो है वो सेकंड हाउस के लिए भी दिया जा सकता है। अब यहां पर घर को बना बनाया घर परचेज करने के लिए, प्लॉट को परचेज करने के लिए, उसके ऊपर घर बनाने के लिए, या फिर सिर्फ घर बनाने के लिए, या इन सभी पर्पस के लिए हाउसिंग लोन जो है वो दिया जा सकता है। और हाउसिंग लोन का जो टेनर होता है कंपैरेटिवली लार्ज टर्म का होता है, और यहां पर रिस्क वेटेज परसेंटेज को समझना काफी ज्यादा जरूरी है। इसको रिसेंटली चेंज किया गया था, राइट। पहले अमाउंट के हिसाब से, लेकिन अब एलटीवी रेशियो के हिसाब से रिस्क वेटेज परसेंटेज को शामिल किया गया है। यानी कि अगर तो एलटीवी, लोन टू वैल्यू रेशियो 80% तक की है तो जो रिस्क वेटेज परसेंटेज रहेगा जिसके हिसाब से बैंक को पर्टिकुलरली सीएआर मेंटेन करनी है वो 35% काउंट होगी। यानी कि कहने का मतलब है कि जो घर बनाया गया उसकी वैल्यू लेट से कंसीडर की जाती है 2 CR की, 2 करोड़ की, और उसके अगेंस्ट जो लोन दिया गया लेट से वो दिया गया है 50 लाख का लोन दिया गया था, ठीक है। तो यहां पर एलटीवी क्या बनेगा? एलटीवी भी इक्वल टू लोन जितना 50 लाख का, वैल्यू कितनी है? 2 करोड़ की है तो उसको 200 लिख लेते हैं, यानी कि ये हो गया 25%, ठीक है। तो 25% है तो इसका रिस्क वेटेज परसेंटेज जो काउंट होगा 35% होगा। यानी कि अगर 50 लाख का लोन दिया तो रिस्क वेटेज परसेंटेज के लिए वैल्यू कितनी काउंट होगी? 50 लाख इंटू 35%, यानी कि 17.5 लाख की वैल्यू काउंट होगी रिस्क वेटेज में, जिसके अगेंस्ट बाद में बैंक को 9% मिनिमम सीएआर जो होगी वो मेंटेन करनी पड़ेगी, राइट। उसी के अगेंस्ट अगर एलटीवी 80 से ज्यादा है और 90% तक है तो एलटीवी जो होगा वो 50% रहेगा, ठीक है, यानी कि सॉरी रिस्क वेटेज रहेगा वो 50% रहेगा, राइट। इंटरेस्ट रेट जो है वो फिक्स्ड भी हो सकता है, वो फ्लोटिंग भी हो सकता है, वो बोरोर की चॉइस के ऊपर है कि बोरोर क्या चूज करता है। फ्लोटिंग ज्यादातर चूज करते हैं क्योंकि लॉन्ग टर्म का टेनर है तो फ्लोटिंग ही बेटर रहता है, कम भी होने के चांसेस रहते हैं। और अगर सिक्योरिटी की बात करें तो प्राइमरी जो चार्ज होता है वो घर के ऊपर क्रिएट किया जाता है, मॉर्गेज का चार्ज, जो प्राइमरी चार्ज होता है वो मॉर्गेज का चार्ज होता है, घर के ऊपर क्रिएट किया जाता है। सेकेंडरी प्रॉपर्टी भी ली जा सकती है, सेकेंडरी सिक्योरिटी भी ली जा सकती है, लेकिन दैट्स नॉट अलाउड। आपको अनइंकम्बर्ड जो टाइटल टू द प्रॉपर्टी है उसके ऊपर चार्ज मिल जाता है। आपकी प्रॉपर्टी मार्केटेबल होनी चाहिए, ठीक है, उसके रिलेटेड प्रॉपर सर्टिफिकेट वैल्यू का द्वारा मिलता है कि डिफरेंट स्टेजेस होती हैं, राइट। एंड फर्दर आप इंश्योरेंस करवाते हो, यानी कि आप रिकंस्ट्रक्शन कॉस्ट के ऊपर इंश्योरेंस करवाते हो कि दोबारा से अगर खड़ा करना पड़े बिल्डिंग को तो वो करा जा सके। लैंड की इंश्योरेंस नहीं होती है, काइंडली ध्यान रखेंगे। डिसबर्सल की बात करें तो होम लोन की डिसबर्समेंट खास करके जब आप नया घर बना रहे हो, न्यू आप कंस्ट्रक्शन करने वाले हो, तो स्टेजेस में आप यहां पर डिसबर्समेंट करते हो, 3 स्टेजेस में, 4 स्टेजेस में। जैसे कि अभी प्लिंथ एयर हो रहा है, फिर लेंटर पड़ गया, आगे पेंटिंग वगैरह हो रही है, तो डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस में आप यहाँ पर डिसबर्समेंट देते हो। और जहां पर बिल्टअप हाउस होता है वहां पर पर्टिकुलरली डायरेक्ट पेमेंट भी की जा सकती है थर्ड पार्टी को, राइट। तो उसके हिसाब से ऐसा होता है, और एप्रोप्रिएट मार्जिन जो होता है वो हर एक डिसबर्समेंट के ऊपर मेंटेन करनी पड़ती है, राइट। फर्दर अगर रीपेमेंट हॉलीडे की बात करें तो इन केस अगर आप घर बना रहे हो, ठीक है, यानी कि अगर न्यू कंस्ट्रक्शन है तो उसके केस में जो मॉरेटोरियम आपको मिलता है वो मैक्सिमम मिलता है 18 मंथ्स का। कितना मिलता है? 18 महीने का मॉरेटोरियम पीरियड आपको मिल जाता है। मॉरेटोरियम पीरियड जैसे हमने एजुकेशन लोन के केस में समझा,
कि उस टाइम पीरियड के दौरान आपको ईएमआई पे करने की जरूरत नहीं है, लेकिन डेफिनेटली इंटरेस्ट तो चार्ज होगा ही होगा, राइट। वो चीज यहां पर भी होती है। एंड फर्दर यही चीज यहां पर भी रहती है कि अगर आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हो तो कंस्ट्रक्शन करने के बाद आपको विद इन द 3 मंथ्स ऑफ द कंप्लीशन ऑफ द कंस्ट्रक्शन, जब कंप्लीशन होगी है तो आपको पर्टिकुलरली क्या करना पड़ेगा, आपको यहां पर एक कंप्लीशन सर्टिफिकेट देना पड़ता है आर्किटेक्ट के द्वारा, जिसके साथ आपने प्लान अप्रूव करवाया था। उससे आपको एक सर्टिफिकेट लेके देना पड़ता है कि जो जो चीजें हमने कही थी कि हम कंप्लीट करवाएंगे वो सभी कंप्लीट हो गई हैं, ठीक है। एंड फॉर दैट इज द थिंग। एंड अगर आप ये सर्टिफिकेट जमा नहीं करवाते हो कंप्लीशन का, तो बैंक के पास ये पावर रहती है कि बैंक रिकॉल कर सकता है पूरा का पूरा लोन, कि पूरा का पूरा लोन अमाउंट विद इंटरेस्ट आप वापस करें एट सिंगल टाइम, राइट। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको ये सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। तो रीपेमेंट जो होता है वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। एंड फॉर द इन केस अगर फ्लोटिंग रेट इंटरेस्ट लोन है, तो अगर आप टाइम से पहले भी उसको रीपे कर देते हो एज पर द गाइडलाइंस, आप उसके ऊपर कोई भी पेनल्टी इंटरेस्ट प्रीपेमेंट इंटरेस्ट चार्ज नहीं कर सकते हो, राइट। इस चीज का ध्यान यहां पर रखना जरूरी है। पीएमएवाई से रिलेटेड यानी कि प्रधानमंत्री आवास योजना से रिलेटेड जो एक पर्टिकुलर टॉपिक है वो हमने गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम्स में ऑलरेडी कवर किया है। हम उसमें दोबारा से आपको कवर करवा भी देंगे, सो डोंट नॉट वरी अबाउट द सेम, राइट। फिर बात आती है यहाँ पर व्हीकल लोन्स के बारे में, यानी कि जो भी टू व्हीलर फोर व्हीलर लोन है उसके लिए अगर आप देते हैं तो नई कार्स के लिए और साथ में यूज कार्स के लिए भी लोन दिया जा सकता है। तो इसमें मल्टी यूटिलिटी व्हीकल्स या सेमी यूटिलिटी व्हीकल्स या टू व्हीलर्स के लिए भी लोन दिया जा सकता है। एंड फर्दर इसमें जो एलटीवी होती है आज की डेट में, तो एलटीवी वैसे 90% तक भी, यानी कि जो भी आपकी ऑन रोड प्राइस है उसके 90% तक भी लेंडिंग की जाती है। और इसमें पर्टिकुलरली जेआरसी का चार्ज, यानी कि जो हाइपोथिकेशन का जॉइंट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट का होता है वो पर्टिकुलरली क्रिएट किया जाता है, और हाइपोथिकेशन का जो चार्ज होता है वो क्रिएट किया जाता है। एंड फर्दर एज, जिस एज तक ये लोन दिया जा सकता है, कई बैंक्स के केस में इवन 70 ईयर्स तक एज है, लेकिन ये मॉडल स्कीम के हिसाब से 65 ईयर्स में आपको बता रहा हूँ। अदरवाइज कई बैंक्स के केस में 70 ईयर्स तक की एज तक भी इवन जो व्हीकल लोन है वो दिया जाता है। इंटरेस्ट रेट बैंक टू बैंक डिफर करता है, फ्लोटिंग रेट ज्यादातर लोग प्रेफर करते हैं, फिक्स्ड रेट भी हो सकता है, ये वो कस्टमर की चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है। लोन के टेनर की बात करें तो मैक्सिमम 84 मंथ्स यानी कि 7 साल के लिए मैक्सिमम लोन दिया जाता है। टू व्हीलर के केस में 36 मंथ्स का जो लोन होता है वो दिया जाता है जनरली, ठीक है। वो 5 साल तक का हो सकता है कई केसेस में, लेकिन फोर व्हीलर के केस में आपके पास 84 मंथ्स का रहता है, राइट। एंड फॉर द इसी तरह से अगर आप पुरानी व्हीकल के लिए लोन ले रहे हो तो वहां पर एलटीवी 75% तक रखा जाता है। एंड मोर ओवर वहां पर पर्टिकुलरली जो होता है 5 साल तक का टाइम पीरियड दे जाता है रीपेमेंट करने के लिए। इंश्योरेंस की बात करें तो कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस आपको करवानी पड़ती है, कंप्लीट इंश्योरेंस करवानी पड़ती है, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के साथ काम नहीं चलता है। एंड आपको रेगुलर इंटरवल्स के ऊपर पर्टिकुलरली जो भी आपकी व्हीकल होती है उसको इंस्पेक्ट करवाना पड़ता है, जो भी लेड डाउन इंस्ट्रक्शंस होती हैं उनके हिसाब से, राइट। तो इसके अकॉर्डिंग हमने ये सभी के सभी टॉपिक अपने अच्छे से कवर कर लिए हैं, यानी कि जो कोई भी आपके ऑपरेशनल एस्पेक्ट्स हैं लोन को लेकर के उनको सभी को कवर कर लिया है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर देना एंड वीडियो को शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ, कलीग्स के साथ, जो भी यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं फॉर द अपकमिंग एग्जाम ऑफ द जेईई। कंप्लीट पीडीएफ के लिए ऑलरेडी आपको बता दिया, यहाँ पर स्क्रीन पर नंबर दिया गया है 9646900030। वहां पर व्हाट्सएप कर दो जेआईबी पीडीएफ, नॉट जेआईबी पीडीएफ लिख करके व्हाट्सएप कर दो एंड विल बी गिविंग यू ऑल द लिंक्स रिलेटेड टू द जेआईबी केस स्टडी पीडीएफ फाइल्स एज वेल एज द वीडियो फाइल्स। तो फटाफट से अभी के अभी ज्वाइन कर लो एंड स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर द सेम। थैंक यू सो मच और मिलते हैं अगली वीडियो में।